अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तना महराज आपका खैर मकदम करती हूँ कृषि रेडियो 89.6 एफएम और हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सन ज़रात एक खास शुमारे में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, आजकल का नौजवान जो है वो बस फ़ोनों में लगे रहते हैं और किताबों से कहीं दूर रहते हैं। बट इन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान है जिसने बहुत ही कम उम्र में एक रोबोट डेवलप किया है हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो नाज़रीन, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट इस शुमारे के हैं सैयद दानियाल अहमद शाह। तो सैयद दानियाल, मैं आपका खैर मकदम करती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने अपना टाइम हमें दिया हमारे प्रोग्राम पे आके। तो प्लीज़ आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? माय नेम सईद दानियाल। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर एंड करंटली आई एम मेकिंग एग्रीकल्चरल रोबोट इन स्कॉस के इनक्यूबेशन सेंटर। दानियाल, तो क्या आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं कि आपका जो ये रोबोट है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो आपने इसमें डाले हैं? और क्या ये रोबोट ऑटोमैटिक है या किसी को चलाना पड़ता है? प्लीज़ आप हमें ये बताइए। मेरा रोबोट जो है उसका नाम एग्रो रत्ना है। हमने द नेम ऑफ द रोबोट हमने डेडिकेट किया है मिस्टर रतन टाटा को, लेट मिस्टर रतन टाटा को। ये जो मेरा रोबोट है वो डिफरेंट फार्मिंग फीचर्स करता है, जैसे प्लॉक करता है फील्ड को, सॉइल मॉइस्चर सेंस करता है, एनपीके टेस्ट करता है, एनिमल रिकॉग्नाइजेशन करता है, लीफ डिजीज रिकॉग्नाइजेशन करता है और ऑटोमेटिकली पूरा फार्म ऑपरेट करता है। अ, हमारा जो ये जो रोबोट है वो ऑटोनोमस है। मतलब ये जो है, जब तक हम इसको और एडवांस करेंगे ये ऑटोनोमस बनेगा। ऑटोनोमस इन द सेंस कि पूरी पूरा फील्ड खुद ही ऑपरेट करेगा। पर कभी कभी जब प्लॉक करना होगा फील्ड को, फार्मर को बस बैठकर रोबोट को देखना पड़ेगा उसी फार्म में। ठीक है। तो आपने जो बताया ये फीचर्स है इसमें, जैसे सॉइल की मॉइस्चर डिटेक्शन करना या जो हमारे पास है एनपीके टेस्टिंग करना, ये ही फीचर्स आपने क्यों चुने एक रोबोट में डालने के लिए? सारे फीचर्स एक रोबोट में आपने क्यों डाले? क्योंकि इसलिए मेरा आइडिया यूनिक है, जैसे मैंने आपको क्योंकि हम जो है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बना रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मतलब स्प्रेइंग के लिए एक मशीन, एनपीके टेस्ट के लिए एक मशीन, और उतना उनमें उन मशीन का इतना कॉस्ट होता है और इतना लेबर होता है कि फार्मर उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। फिर फार्मर क्या करता है, अपने ही लोकल जैसे प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस होती है ऐसे ही, खाद डालना फील्ड को, ऐसे ही मतलब मॉइस्चर देना फील्ड को, वही करते रहता है, जिससे जो फील्ड है उसका यील्ड जो है बहुत कम आ जाता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो अलग-अलग मशीन्स हैं और इन सब का कॉस्ट बहुत हो जाता है एक आम फार्मर के लिए, तो आपने वो सब मशीन्स को एक ही मशीन में कंबाइन किया ताकि वो अच्छा बन जाए, फार्मर के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाए। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा ये रोबोट बनाते वक़्त? और फिर आपकी मदद किसने की? आपके गाइड कौन रहे? आपके मेंटर कौन रहे इस सब के दौरान? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रोबोट में हमें बहुत सारी मतलब डिफिकल्टीज आ रही थी, जैसे इसको स्ट्रेंथ कैसे करें। और उसके लिए हमें मतलब फंड्स इंक्यूबेशंस की जरूरत थी। मतलब हमें नए नए आइडियाज के लिए कुछ इंक्यूबेशन की जरूरत थी, एंड दैट इंक्यूबेशन वाज प्रोवाइडेड बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ऑफ स्कॉस्ट के यूनिवर्सिटी, एंड डॉक्टर रेहाना, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन, एंड डॉक्टर नवीद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्काई सेंटर, एंड मिस्टर शौकत रसूल, हु इज द हेड ऑफ केमल। Student of the Delhi Public School. He's the eighth grade student, and he has a team of another two boys. They are a team of three, and they have come up with a very multi-utility robot, a conceptual kind of a robot, which does many kind of activities on the field. And over the last couple of months, we are associated with our information center because we are going to just extend the kind of the facilities to Dania so that he's able to just craft that prototype which is actually functional on the field. So that's the kind of the mindset we are culturing in the university, that we have to be, all of us, all the students, the faculty, have to be very, critical, creative, innovative. And that message has spread to the schools around, and then it was taught by many schools, and one of them is Daniel. So a big hand to Daniel.
Camel, Center of Artificial Intelligence and Machine Learning. They all guided us. We went to this cost. We were incubated in Sky Center. All these helped us in a fabrication lab. We there build a robot which can really work on the farm. और यही हमारी मेजर डिफिकल्टीज की थी कि हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कूल से हमें जितना हो सका हमने किया. माई मेंटर शफात मजीद लोन गाइडेड मी एंड एज वेल माई फ्रेंड अमान, ही इज ऑल्सो इन द टीम. सो हम दोनों ने किया, पर वी नीड टू बूस्ट अप इट, वी नीड टू बूस्ट अप इट. हमें इसको आगे ले जाना था. उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ने की. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर एक फार्मर आपका ये रोबोट यूज़ करेगा, तो उसको क्या फ़ायदे होंगे? चाहे वो पानी बचाने में हो या क्रॉप यील्ड इंक्रीज़ करने में, यानी कि पैदावार इंक्रीज़ करने में हो, क्या-क्या फ़ायदे होंगे एक फार्मर को? फार्मर को सबसे बड़ा फायदा जो होगा, उसका रेवेन्यू इनकम ज़्यादा होगा. क्योंकि जो हम फार्मर्स हैं मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसने बोला 30% ऑफ इंडियंस फार्मिंग करते हैं. पर और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, वो भी इकोनॉमिक टाइम्स की थी, जिसमें मुझे पता चला कि क्या बोलते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो इंडिया जीडीपी में वो 15% लेस हो गया. वो इट्स डाउन टू नाउ 15%. ये ऐसा क्यों हुआ? बल्कि 30% पॉपुलेशन तो काम कर रही है. ये हुआ क्योंकि हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस की वजह से. वी आर नॉट जस्ट हम नई नई प्रैक्टिसेस नहीं ला रही है. वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द फील्ड. उसकी वजह से जो है यील्ड उसका कम हो जाता है. और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हमारे पास ऐसा कुछ वे नहीं है जिससे हम क्लाइमेटिक चेंजेस को क्या कर पाए, उनको टैकल कर पाए. और जिसके लिए जो मेरा रोबोट है वो सफिशियंट है. वो फुली ऑपरेट करता है फार्म को. आजकल के फार्मर्स को फुर्सत भी नहीं है. दे कांट जस्ट मतलब अगर कोई कोई फार्मर है जो अपने फार्म को 100% देता है, फार्मिंग इज हिज फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, वो बहुत सारे कम है. और इसी वजह से वो फिर बेच देते हैं ये लैंड, जिससे फिर फैक्ट्रीज बन जाती है उस लैंड पे, उसी एग्रीकल्चर लैंड पे. और उससे क्या होता है, उससे क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाती है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता है अपने आप. इसीलिए जो हमारा जो ये रोबोट है वो फार्मर्स को खुद ही ऑपरेट करके देगा फार्म. बस उनको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा. और कभी कभी कुछ हेल्प करनी होगी रोबोट में, लाइक उसको कुछ कमांड देनी पड़ेगी कभी कभी, जिससे फार्मर्स बहुत खुश हो जाएंगे. अभी जो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी डेवलपमेंट में है. हमने इसको टीआरए लेवल 3 पर सक्सेसफुली रीच करवाया. अभी हम टीआरए लेवल 4 यानी लैब टेस्टिंग के लिए थ्रू गो आउट कर रहे हैं. अभी हम लैब टेस्टिंग कर रहे हैं रोबोट की, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी श्योरली इन द मार्केट. जैसा कि आपके रोबोट में फीचर है स्प्रेइंग का, इरिगेशन का, वो प्लीज़ बताइए वो कैसे फार्मर की मदद करता है? देखो वो फार्मर की मदद तो करता ही है, पर पानी भी बचाता है. देखो जो स्प्रेइंग और सॉइल मॉइस्चर है, देखो फार्मर कहीं गया, उसको कुछ इमरजेंसी पड़ी, पर उसने नल का खुला ही छोड़ा होता है. तो इससे क्या होता है, फ्लड हो जाता है. जो क्रॉप्स है वो उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. फार्मर का इकोनॉमिक लॉस हुआ, पहला लॉस. और दूसरा वाटर लॉस, क्योंकि जो ही वाटर ओपन रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फार्मर जो है ना, उसका उसका वाटर जो उसने टैंक में रिजर्व करके रखा होगा अपने प्लांट्स के लिए, वो भी वेस्ट हो जाएगा. मतलब होल समय वाटर भी लॉस हो रहा है. और आफ्टर दैट अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं लैंड को, तो लैंड की जो क्वालिटी होती है, एग्रीकल्चर क्वालिटी जो सॉइल की होती है, वो डाउन हो जाती है. डिग्रेडेशन होती है. ये तीन लॉस होते हैं फार्मर्स को अगर वो ऐसे ही मतलब अपने नेचुरल वे से जो मतलब उसके बाप दादा करते थे वैसे वे से करते रहे. पर जब हमारा रोबोट क्या करता है, वो खुद ही सेंस करता है कि कब जरूरत है पानी और कब नहीं, और जब जरूरत होगा तब ही मतलब वाटर टैंक ऑन करेगा, और जब जरूरत नहीं होगा तब वाटर टैंक ऑन नहीं करेगा. बहुत अच्छा। जैसा कि आप बोलते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या है आपका रोबोट? कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ थी, उसमें एक फार्मर को कितना पैसा लगता है? और अब अगर वो आपका रोबोट यूज़ करेगा, तो उसको कितना पैसा लगेगा? कितनी डिफ़रेंस रहेगी इस सब में? जैसे मैंने बोला, बहुत सारे फार्मर्स जो अभी 30%, उनमें से बहुत सारे ओल्ड है, तो वो खुद ही नहीं कर पाते हैं काम. तो वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स 4-5 जो मजदूर है उनको हायर कर देते हैं. डे बाय डे हायर करते हैं. तो क्या करते हैं, एक मजदूर 750 रुपीज पर डे करता है कॉस्ट, और 4 मजदूर है. तो अगर हम ये देखें, 1-2 महीने का कॉस्ट ही आ जाता है अराउंड 1,50,000. एक 2 महीने का ही कॉस्ट. और हमारा रोबोट, अगर मैं पूरी तरीके से बोल सकता हूँ कि जब हमारा रोबोट रेडी होगा, अगर मतलब ठीक ठाक लैंड भी होगा ना, ठीक ठाक, नॉट दैट मच भी, अगर ठीक ठाक लैंड भी होगा ना, तो कॉस्ट विल बी 1.5 lakhs, एंड इट्स परमानेंट. फिर रोबोट थोड़ी ना कहीं जाएगा. और उसके साथ साथ हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. व्हेन इट विल बिकम अ स्टार्टअप, वी कैन जस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू ऑल दैट.
वी कैन डू। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो आपके रोबोट में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है, वो फार्मर को 2 या 3 महीने में ही लगती है। तो वो वाली इन्वेस्टमेंट उसकी रिकरिंग है पूरे साल में, लेकिन आपकी जो है वो वन टाइम है, तो यस, ऐसे बहुत पैसे फार्मर को बचेंगे। यस एग्जैक्टली। तो अब मुझे दानियाल आप अपने फ्यूचर के बारे में बताइए कि क्या जब आपको हम और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट या कॉस्ट, तो क्या आप अपने इस रोबोट को और डेवलप करेंगे या क्या आप नए रोबोट्स कोई बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो वो एग्रीकल्चर के फील्ड में होंगे या किसी और फील्ड में भी आप बनाएंगे? मेरा फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं रोबोटिक्स में रहूंगा, मतलब मैं रहना चाहता हूँ और रहूंगा भी डेफिनेटली, अगर अल्लाह ने चाहा तो। क्या बोलते हैं, मैं तो ये एग्रो रत्न जो मैंने रोबोट बनाया उसको ही एडवांस करना चाहूंगा। आई विल मेक इट लाइक 100% फार्मर, मतलब जीरो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इट विल फुली ऑपरेट द फील्ड एंड आई विल बूस्ट अप द एल्गोरिथम। लाइक मैंने अभी तक V2 निकाला, V3, V4। आई विल कीप एडवांसिंग इट। एंड आपने बोला नए रोबोट्स, आई विल नॉट लुक फॉर दैट, बट द वन आई हैव मेड, आई विल कीप एडवांसिंग इट एंड इन द सेम फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड आई विल रिमेन। बहुत बढ़िया दानियाल। तो जैसा कि आप अभी एक स्टूडेंट ही है, आप स्कूल ही जाते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई और फिर जो आपका पैशन है इन्वेंट करने का, रोबोट बनाने का, आप ये 2 चीज़ें कैसे मैनेज कर पाते हैं? First of all, the biggest thing is support from my parents. मेरे जो पेरेंट्स हैं उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लाइक देयर वर सम टाइम्स जब मेरी परसेंटेज इट बिकेम लो, it became very less, I would say. It was the last exam, I think. So what did my parents do? They said me, don't look at the result, you are doing good thing, just keep the flow going, just keep the flow going, just work on it. So I did the same. The inspiration I would give to ones who are seeing this: if you want to go to the field, in this field, if you want to create robots, if you want something good to do, if you want to go deeply into this field, the thing you have to do, first of all, maintain discipline in your time. And second thing you have to do is just remain confident. There will be huge downfalls in your let it be in your robotics or in your study curriculum. There will be huge downfalls in both, but keep the flow going. One day the both will be stabilized. When you learn properly, they will be stabilized. Like I am trying to stabilize my things, and now it are going like they are stabilized properly. So let the flow, keep the flow going, let the flow go, and just concentrate on both the things. Give 50-50% to all things. And the other thing I want to tell, don't remain in these things like we would play. If you want to go into the robotics field, you would have to sacrifice something. You would have to sacrifice your playing. The thing is, you have to maintain proper discipline in only robotics and your education. You have to do only those two things. You just have to cut out from the world. And one day, and when you cut out from the world, one day world will look to just make relations with you, to just be a friend of you. दानियाल, ये तो बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैसेज दी है आपने हमारे व्यूअर्स को, कि जो भी ऐसा सोचते हैं कि वो भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं किसी चीज़ से, उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते, तो दानियाल ने एक बहुत प्यारी मैसेज दी है, बहुत पावरफुल मैसेज दी है। तो इसी के साथ दानियाल, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा विकसित भारत है, आपको पता है उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, तो जो आपकी ये इन्वेंशन है ये विकसित भारत के साथ कैसे लिंक होती है? जैसे विकसित भारत इटसेल्फ ये एक वर्ड कहता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो आगे जाए, और 2047 तक हमने ये गोल रखा है। और जो मैं कह रहा हूँ, अगर एग्रो रत्ना जो है वो मेरा रोबोट, अगर वो आगे जाएगा, मतलब ये रियली फील्ड में वर्क करेगा, इफ आई गेट फंडिंग्स, इफ आई गेट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर ये जैसे मुझे अभी कॉस्ट से मिल रहा है, अगर उसी टाइप का सपोर्ट आगे जैसे मिलता रहे, तो हमारा जो इंडिया है वो 2047 तक, जैसे मैंने आपको बोलता, 15% GDP का शेयर है। यू मार्क माई वर्ड्स, अगर हमने ये रोबोट बनाया, उसको फुली ऑटोमेटेड, हमने ये फील्ड पर चलाया, पूरा ये टाइम फील्ड पर गुजारेगा, पूरा टाइम काम करता रहेगा, देन यू मार्क माई वर्ड्स, 2047 तक एग्रीकल्चर का शेयर इंडिया के GDP में 40% बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दानियाल आज मौजूद, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन किया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर इनका इन्वेंशन पूरी तरीके से हम
इस्तेमाल करने लगे तो कितनी तरक्की हो जाएगी हमारे मुल्क में। तो नाज़रीन, यही था हमारा आज का ख़ास शुमारा आपके लिए। मिलते हैं अगली बार एक नए शुमारे में, एक नए मौज़ू पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।